Hello everybody and a very warm welcome to NEET Now, your NCERT destination जहां हम बात करते हैं NCERT related stuff की for biology. Now today we are going to start off with the second chapter. पहला chapter हम कर चुके हैं. अगर मिस हुआ है वीडियोस में चाहिए नीचे आपको आराम से मिल जाएगा. ठीक है. The whole chapter has been completed including Ernst Mayr. So make sure कि आप उसको पढ़ ले जरूर जाके and solve as many questions. Today we are beginning with biological classification. Now when you talk about biological classification, why is biological classification so important? ठीक है. अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करें, हमने जो फर्स्ट चैप्टर देखा था लिविंग वर्ल्ड में, हमने स्पेसिफिकली ये देखा कि किस तरीके से हम सिस्टमैटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं. टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, हमने देखा कि हम इंडिविजुअल्स को प्लेस करते हैं, वी क्लासिफाई देम, बट वो क्लासिफिकेशन होती कैसे है ये भी तो समझना जरूरी है. वो क्लासिफिकेशन क्या कर रही है, राइट कैसे एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि अच्छा ये मैमेलिया है, अच्छा ये एंजियोस्पर्म है, अच्छा ये कैसे. देयर मस्ट बी सम और द अदर क्राइटेरिया. एक लिस्ट होगी ना कि अच्छा ये टिक फीचर हो गया, ये फीचर टिक हो गया तो इसका मतलब वो यहाँ पहुंच गया. सो ये फीचर्स की लिस्ट जो है वो कौन सी है, या फिर जो हम अलग अलग एक तरीके से हमें पता है कि हम अपने आप को किंगडम्स में डिवाइड करते हैं. वी आर इन किंगडम एनिमेलिया. सो ये जो हमारे अलग अलग किंगडम्स हैं ये किस आधार पे बनाए गए हैं, हमको उनमें क्यों डाला गया है, यही ये जो पूरा चैप्टर रादर यूनिट है जो आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड इसी पे फोकस करता है. ठीक है. अब यहाँ पे हमको दो बातें समझनी है, हमेशा दो ही बातें होती है. पहली, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार कौन कहाँ फिट होगा ये समझना है. ठीक है. कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएगा ये समझनी है. दूसरी चीज, वो क्राइटेरिया क्यों है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया ही क्यों है ये समझनी है. ठीक है. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. There have been many attempts to classify living organism. पहली बार सिर्फ कोई ऐसा इंडिविजुअल अचानक से उठा कि चलो हम क्लासिफाई कर देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ऐसा नहीं हुआ. There have been n number of you can say attempts, यानी कि बहुत सारी कोशिशें की गई कि इस तरीके से क्लासिफाई कर लें, उस तरीके से क्लासिफाई कर लें. Born out of a need to use organisms for our own use, food, shelter and clothing. रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. उसके ऊपर से हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में भी कि इंडिविजुअल्स ने एनिमल्स को ग्रुप किया था. यूज क्या है, किस चीज के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूं, कहाँ ये एम्प्लॉय हो सकता है, उसके बेस पे हमने ये तीन बेसिक सी क्लासिफिकेशन भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि कैसे हमने उनको कैटेगराइज किया. ठीक है, कि ये इसके काम आएगा, ये इसके काम आएगा और ये इसके. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. Aristotle, father of biology, ठीक है, and also zoology. फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी. एरिस्टोटल पहले थे, अरस्तु, जिन्होंने हमको बताया कि एक क्लासिफिकेशन होनी चाहिए और वो ऐसी होनी चाहिए कि उसका बेस थोड़ा सा साइंटिफिक हो. ऐसे नहीं कि चलो रैंडमली क्लासिफाई कर दिया, यूज पे क्लासिफाई कर दिया कि फूड शेल्टर क्लोथिंग, नहीं. ही फोकस्ड कि हम किस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसकी जगह पे रखे एक साइंस की मदद से. लाइक यू कैन से कि एक रीजन होना चाहिए. ठीक है, जो हम आज बात करते हैं ना कि कोई भी चीज के पीछे एक रीजन होता है, तो वो रीजन क्या था. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. उन्होंने क्या किया, सिंपल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी यानी जैसे दिखते हो आप. ठीक है, उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी यूज की और ये कहा कि चलो जितने भी प्लांट्स है ना आपके, इनको हम क्लासिफाई कर देते हैं तीन कैटेगरी में. ग्रास हर्ब्स हो जाएंगे आपके, जो रोजेस जैसे प्लांट्स है श्रब्स हो जाएंगे, और जो ट्रीज है बैनियन, पीपल, मैंगो, सो ऑन. सो सिर्फ जो जैसा दिखता है उसके बेस पे हमें पहली क्लासिफिकेशन मिली. किससे मिली, एरिस्टोटल से. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those who did not. Anima, right? तो उन्होंने प्लांट्स को तीन कैटेगरी में कर दिया और एनिमल्स को दो कैटेगरी में कर दिया. जिनके पास ब्लड जो है, ठीक है,
रेड ब्लड था और जिनका ब्लड कोई और कलर का था। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस हो गया, ठीक है, उसका ब्लड किस कलर का होता है मुझे कमेंट करेंगे। कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है? इट्स मोर लाइक अ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। सो इस बेस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स को डिवाइड कर दिया, ट्रीज, shrubs, herbs, plants के लिए, and those which had red blood and not animals के लिए। This was the first proper classification जो एरिस्टोटल ने दी थी, लेकिन ये किस पे बेस थी? सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे, ठीक है, प्लांट्स के केस में। नाउ in Linnaeus' time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that included all plants and animals respectively. Linnaeus ने कहा कि हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Linnaeus ने कहा कि हम थोड़ा सा और एक मेथड डिवाइस करते हैं कि हम एक प्लांट किंगडम बनाते हैं और एक एनिमल किंगडम बनाते हैं, जिसमें जितने एनिमल्स हैं आपके उनको हम किस में डाल देंगे? एनिमल किंगडम में। जितने प्लांट्स हैं उनको हम डाल देंगे प्लांट किंगडम में। नाउ अगर आपको पता हो, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम हमेशा बने रहेंगे, फ्यूचर में भी, पास्ट में भी थे, फ्यूचर में भी बने रहेंगे। दीज टू किंगडम्स आर नेवर गोइंग टू चेंज, ठीक है। This system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organism। अच्छा, हमने कर तो दिया, चलो प्लांट किंगडम बना दिया, एनिमल किंगडम बना दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी? कोई डिफरेंशिएशन का बेस ही नहीं था, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। सी, जैसे ही हम लोगों को पता चला कि हमारा सेल है, हमारी बॉडी में सेल है, रॉबर्ट हुक ने देखा, ल्यूवेन हॉइग ने कंफर्म किया, लिविंग सेल, ठीक है, हम लोगों के बहुत सारे दरवाजे खुल गए। अब उसमें भी स्पेसिफिकली हमें पता चला एक यूकैरियोट है, एक प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट जो था वो प्रिमिटिव है, हमें पता है प्रोकैरियोट सेल क्या होता है, डीएनए जो होता है सब इट इज सस्पेंडेड इन द बॉडी, बस। प्रोकैरियोट ये खत्म, यूकैरियोट बहुत ज्यादा इवॉल्व है, डिफाइंड है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रॉपर सेल ऑर्गेनेल्स हैं कई सारे। सो अब इसके बेस पे भी तो कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस होना चाहिए, इसके बेस पे भी तो डिवाइड होना चाहिए कि चलो हाँ ये यूनिसेल्युलर है, ये मल्टीसेल्युलर है, ये तो समझ में आ गया। व्हाट अबाउट प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? और यहाँ तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के बीच में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया था, सिर्फ एनिमल्स को उठा के एनिमल्स में डाल दिया, प्लांट्स को उठा के प्लांट्स में डाल दिया। यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर के बेस पे एक डिफरेंस होना चाहिए, यूकैरियोट प्रोकैरियोट के बीच पे एक डिफरेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या किया? एल्गी है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है, ऑटोट्रॉफिक है, उसको किसके साथ रख दिया? फंगाई के साथ। फंगाई क्या है? हेटरोट्रॉफिक, ठीक है, डिकम्पोजर, क्लोरोफिल नाम की चीज नहीं है। सो अब इनको आप साथ में कैसे रख सकते हो? ये चीज जो थी ये थोड़ी गड़बड़ होने लगी। सी, जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व होंगे, जैसे जब हमको और अपने बारे में चीजें पता हो चलेंगी, क्लासिफिकेशन सिस्टम हमेशा चेंज होता रहेगा। Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but large number of organisms did not fall into either category। अब फंगस को अगर मैं सोचूं कि चलो प्लांट में डाल दें, तो प्लांट की तो मेन कंडीशन है ना क्लोरोफिल चाहिए, वो एब्सेंट है। एनिमल्स में डाल दूं, एनिमल्स में भी फिट नहीं हो रहे। एल्गी है बेचारी, प्लांट में जाएगी, एनिमल में जाएगी, कहाँ जाएगी? अब कुछ बैक्टीरिया, उनको तो बेचारों को जगह ही नहीं मिली, है ना। सो ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूजिंग थी। बहुत सारे ऐसे आपके ऑर्गेनिजम्स थे जिनके लिए कहीं भी फिट हो पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। Hence, the two-kingdom classification used for a long time was found inadequate, अपर्याप्त। नहीं कर सकते हम, बहुत लंबे टाइम तक हमने खींचा, उसको यूज करने की कोशिश भी की, बट हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, हम उसको बहुत लंबे टाइम तक चला नहीं पाए, क्योंकि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे और स्पीशीज ऐड होती जा रही हैं, उनके कैरेक्टर्स पे बेस हम उनको प्लांट में डालें, एनिमल में डालें, दोनों में फिट नहीं हो रही है, तो क्या किया जाए। सो इसीलिए जो हमारा पुराना टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें चेंजेस आए, ठीक है। नाउ a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships, etc.
जब हम आगे बढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं हमको ये रियलाइज हुआ काफी सारी चीजें जो हम इंक्लूड कर सकते हैं। हमें पता चल गया था हमारा सेल स्ट्रक्चर क्या है, हमें ये पता था कि सेल वॉल नाम की एक चीज है और उसमें भी अलग अलग कंपोनेंट्स है। प्लांट में अगर बात करोगे, प्लांट में सेल्यूलोज है, ठीक है, फंगाई की वॉल में चिटिन है। तो ये सारी चीजें पता चलती जा रही थी एंड नाउ देयर वाज सम काइंड ऑफ, यू कैन से, कि जरूरत महसूस हो रही थी कि कोई और बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें हम इन सब चीजों को इंक्लूड करके एक प्रॉपर सिस्टम बना सके, एक प्रॉपर तरीका दे सके कि हाँ ये क्लासिफिकेशन है। Classification systems for living organisms have hence undergone several changes over time. अगर एरिस्टोटल के टाइम पे ही हमें पता चल गया होता हमारी बॉडी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है, शायद हमको एरिस्टोटल एक बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम दे सकते थे। नहीं हुआ। लीनियस के टाइम पे अगर हमको पता होता इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी हम ऐड करेंगे या उनसे और बेटर चीजें ऐड करेंगे, वो भी दे सकते। जैसे मैंने पहले कहा, आप आगे बढ़ेंगे, साइंस के बारे में और सीखेंगे, आपको ये पता चलेगा कि चेंजेस आएंगे आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम में। अभी रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली कुछ चीजें हुई हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, बट अभी हम उनको तुरंत इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते क्योंकि उनको एक तरीके से हमको कंफर्म करना पड़ेगा। सो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, यू विल सी कि आपके जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उनमें चेंजेस आए थे पास्ट में और आगे भी आते रहेंगे। Though plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems, the understanding of what groups or organisms be included under those kingdoms have been changing. यानी कि अगर मैं ये भी कह दूं कि हाँ चलो ये प्लांट किंगडम है, ये एनिमल किंगडम है, तो कांस्टेंट रहे हैं और रहेंगे भी। उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कब कहाँ चले जाए हम नहीं कह सकते। आज जो मुझे एक प्लांट लग रहा है, हो सकता है कल को मुझे वो एनिमल लगे। आज जो मुझे एक एनिमल लग रहा है, कल को हो सकता है वो दोनों में से कुछ ना लगे। तो क्या करेंगे? इसीलिए चेंजेस चाहिए। The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different साइंटिस्ट ओवर टाइम। अगर हम यूग्लिना की बात करें, जब हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तब आप देखोगे यूग्लिना की अगर आप बात करोगे, यूग्लिना में क्लोरोफिल है और जो क्लोरोफिल पिगमेंट है इट इज क्वाइट सिमिलर टू दी हायर प्लांट्स जो है आपके। अब उसको हम प्लांट समझे या उसको हम एक प्रोटिस्टेंट समझे जो कि आपका एक प्रोटिस्टा के किंगडम में आएगा। सो ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और इस पे डिबेट चलता रहता है। इस पे साइंटिस्ट जो है वो अपने पॉइंट्स प्रूव करते रहते हैं एंड ये चलता भी रहना चाहिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि कहाँ कौन सा एनिमल है या प्लांट है जो शिफ्ट हो रहा है। नाउ R.H. Whittaker in 1969 proposed a 5-kingdom classification। यानी कि कितने साल पहले? अगर 70 से भी आप काउंट करो तो लगभग यू कैन से 54 इयर्स के आसपास में R.H. Whittaker ने हमको एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये हम अभी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक 3 डोमेन भी है, वो हम उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बट जो R.H. Whittaker ने दिया वो क्यों इतना ज्यादा हम लोग फॉलो करते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के हिसाब से कैटेगरीज में प्लेस कर दिया गया था, उसको अलग अलग जगह बता दी गई थी, ये तुम्हारी जगह, ये तुम्हारी जगह, ये तुम्हारी जगह। तो इससे दैट बिकेम बेटर, ठीक है, कि जो हमारी कंफ्यूजन थी कि कहां जाएगा, नए किंगडम्स ऐड हो गए थे, ये बेटर था कंपेयर टू दी अदर्स। द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। इसमें ये किंगडम जो था ये ऐड हुआ था, फंगाई। फंगस को एक अलग ही ग्रुप दे दिया था हमने, एक अलग ही किंगडम दे दिया था। अगर आप बात करोगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जब हम पढ़ेंगे, जब इकोलॉजी पढ़ेंगे, तब आप देखोगे कि फंगस फॉर्म्स अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो उनके लिए एक अलग किंगडम डिवाइस करना वाज अ वेरी, ये कहेंगे कि अक्लमंदी की बात थी कि उनको एक सेपरेट किंगडम दे दिया गया जिसमें सिर्फ उनके बारे में पढ़ाई की गई है। हम जब इसमें आगे देखेंगे तब यू विल रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, राइट। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम यानी कि R.H. Whittaker इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज प्लूरल, क्राइटेरियन इज सिंगुलर, ठीक है, कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किए गए थे आर एस विटेकर के ने जब अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था, तो आप ये 5 याद रखेंगे, ठीक है। इनके बेस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया। इनके बेस पे उन्होंने ये समझा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में जाएगा, ठीक है। The three-domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domain and thereby a 6th kingdom classification. अब एक सिस्टम और है, 3 domain सिस्टम में क्या होता है कि जो आपका किंगडम मोनेरा है, जो हमने ये देखा ना कि पहला किंगडम बनाया गया मोनेरा, उसको 2 में डिवाइड कर दिया, 2 में डिवाइड कर दिया, एक आर्की बैक्टीरिया एक यू बैक्टीरिया वाला बना दिया, मतलब प्रोकैरियोट जो था उसको 2 में कर दिया, और बाकी सब जो है उनको एक यूकैरियोट का जो है आपका, ठीक है, यूकैरियोटिक किंगडम्स को सबको एक में क्लब कर दिया, उसको 3rd डोमेन कर दिया। सो ये हो गया 3 डोमेन सिस्टम, बट अगर किंगडम के टर्म्स में आएगा तो वो 6 कहलाएगा। डिफरेंस, ठीक है, मोनेरा को 2 में डिवाइड किया गया, 2 डोमेन्स बनाए गए, और 3rd डोमेन में सब यूकैरियोट्स को डाल दिया। बट अगर किंगडम की बात करोगे तो 6 किंगडम की बात करिएगा, ठीक है। चलो नाउ विल फोकस और रादर टॉक अबाउट कि जो आपके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपकी यू कैन से कि अलग अलग फीचर्स हैं, जिनके आपके हर एक किंगडम की कुछ एक स्पेसिफिक ग्राउंड रूल्स जैसे हैं, ठीक है, कि ये किंगडम है तो उसमें ये होगा, ये किंगडम है तो ये होगा। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हमेशा होंगे, एक्सेप्शंस हमेशा होंगे, बट ये रूल्स जो हैं ये आपके सेम रहेंगे, ठीक है। तो चलिए नाउ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला किंगडम जो हम देखेंगे, इट इज योर मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगाई, फोर्थ प्लांटे एंड फिफ्थ इज योर एनिमेलिया। 5 किंगडम है, हर एक के अलग अलग जो 1 2 3 4 5 पैरामीटर्स पे क्या क्या कंडीशन है। पहला है सेल टाइप, बहुत इजी है, मोनेरा को छोड़ के बाकी सारे यूकैरियोटिक है। पहले जो यू कैन से कि फर्स्ट और थर्ड जो है ना बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट में सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, दैट्स इट, प्रोकैरियोटिक, और उसको छोड़ के बाकी सारे यूकैरियोटिक है। इसीलिए तो हमने उनको जो 3 डोमेन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसमें हमने इसीलिए उसको 3rd डोमेन में डाला है, दिस इज द रीजन। नेक्स्ट इज योर सेल वॉल। सेल वॉल में जो आपका मोनेरा है, अच्छा मोनेरा में जो बेसिक सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंट्स हैं वो है आपके बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को याद करने की कोशिश करिए, इसमें सेल वॉल होती है, बिल्कुल होती है। सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक है, नॉन सेल्यूलोजिक है, वो ये क्यों स्पेसिफिकली मेंशन किया है, क्योंकि प्लांट्स की अगर आप बात करोगे यहाँ सेल्यूलोज है और वो हम ज्यादा पहचानते हैं, तो उसको काउंटर इफेक्ट देने के लिए हमें ये बताया गया है कि जो मोनेरा है उसमें आपकी सेल वॉल इज नॉन सेल्यूलोजिक, बट बनी किससे है, बनी है वो आपकी पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड से, ठीक है। तो सेल वॉल है जो कि आपकी पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड से बनी हुई है। नेक्स्ट प्रोटिस्टा, कुछ में प्रेजेंट है कुछ में एब्सेंट है, सो लिखेंगे प्रेजेंट इन सब। फंगाई में तो बहुत प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है, फंगाई में जो आपका चिटिन है इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस, जिसकी वजह से उनकी सेल वॉल बहुत ही टफ हो जाती है। सो आपकी फंगाई में तो प्रेजेंट ही है चिटिन के साथ। प्लांट्स ऑब्वियसली यही तो बेस बना के चल रहे हैं, सेल्यूलोजिक, ठीक है, जो प्लांट्स की सेल वॉल है दैट इज सेल्यूलोजिक। कमिंग टू द लास्ट वन किंगडम एनिमेलिया, हम लोगों की सेल वॉल होती है नहीं, सो इट इज एब्सेंट। यूकैरियोट्स में आपके एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होगी, बाकी सब में प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बहुत इजी है, एब्सेंट प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, ये तो यूकैरियोटिक का ही फीचर है ना कि आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। सो अब अगर सेल आपका टाइप जो है वो प्रोकैरियोटिक है तो वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सो प्रोकैरियोट्स यानी मोनेरेंस यानी बैक्टीरिया में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बाकी चारों किंगडम में इट इज प्रेजेंट। नाउ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉडी है आपकी वो
कौन सा सिस्टम फॉलो कर रही है, किस टाइप का उसमें आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं मोनेरा और प्रोटिस्टा की बात करूं, ठीक है, दोनों ही आपके यूनिसेल्युलर हैं, लेकिन अलग अलग किंगडम क्यों है? सेल टाइप की वजह से, ठीक है। सो दीज बोथ आर योर यूनिसेल्युलर। हाँ, कॉलोनीज बनाएंगे, बट कॉलोनीज बनाना इज समथिंग डिफरेंट, दे आर ग्रुपिंग टुगेदर, साथ में आ रहे हैं। सेल जस्ट जो आपका जो एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो फंक्शन कर रहा है, वो आपका क्या है? सेल्युलर। सो ये और ये दोनों ही आपके यूनिसेल्युलर हैं। मल्टी सेल्युलर कहां से स्टार्ट होगा? वो होगा आपके फंगस से, ठीक है। अब यहां पे अगर देखिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दोनों का ही यूनिसेल्युलर हो गया, खत्म। फंगस में आओगे आप, फंगाई में आओगे मल्टी सेल्युलर या फिर लूज टिश्यू, यानी कि दे हैव अ सिंपल बेसिक टिश्यू लाइक थिंग, बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं है। बट हाँ, प्लांट में यू हैव टिश्यूज, यू हैव ऑर्गन्स। इफ यू रिमेंबर प्लांट का प्रॉपर स्ट्रक्चर याद करिए, अलग अलग टिश्यूज है उसमें, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मेमोरी जॉग हो रही है, right? So this is the reason you have tissues and you have also organs, root, stem, leaves, fruit, याद है? So यहाँ organ है, हम सबसे ज्यादा इवॉल्व है, एनिमल्स काफी हद तक इवॉल्व है। अच्छा, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, कुछ फाइलम होंगे जिनमें आपको सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। मैं आपको बार बार क्यों बता रही हूं ये, क्योंकि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सबसे ज्यादा जनरल है, जरूरी नहीं है सब पे एप्लीकेबल हो, ठीक है। अब यहाँ पे एनिमेलिया में बात करो, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम हमारी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स, लोकोमोशन, सारी चीजें। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो, माउथ से स्टार्ट होती है, टीथ, टंग, ये हो गया ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, एलिमेंट्री कैनाल, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो ये है तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक। बैक्टीरिया आर समवॉट ऑटोट्रॉफिक, मेजॉरिटी सबसे ज्यादा हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं, बट ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं जिनमें वो कीमोसिंथेटिक होंगे या फिर फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक में क्या होगा, या तो सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेइंग, पैरासाइटिक जो होंगे दे विल लिव ऑन समबडी हु इज अलाइव, जो होस्ट है आपका यहाँ पे, ही और शी इज गोइंग टू बी अलाइव, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक होंगे, एंड हेटरोट्रॉफिक ये भी होते हैं। प्रोटिस्टा तो मेजर डिजीज कॉजिंग भी है, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, मेजर पैरासाइट जो हमको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, प्रोटिस्टन है। नेक्स्ट, फंगस। फंगस डज नॉट हैव क्लोरोफिल और एनी काइंड ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, सो हेटरोट्रॉफिक, मेजर डिकम्पोजर है। अगर आप फंगस की बात कर रहे हो, यहीं पे याद कर लो कि इट इज अ मेजर डिकम्पोजर, ठीक है। सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक, या तो डेड एंड डिकेइंग या फिर इवन ऑन द अलाइव वन। प्लांटे में तो हमारे अन्नदाता जो हैं, ठीक है, द फूड दैट वी गेट, द होल वर्ल्ड इज सर्वाइविंग सोनली ऑन द प्लांट्स, सो इट इज ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफिक, उसमें भी फोटोसिंथेटिक। एनिमेलिया हेटरोट्रॉफिक, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एटसेट्रा। डेड एंड डिकेइंग भी खाते हैं हम लोग, डेड एंड डिकेइंग यानी जो डेड है एनिमल। होलोजोइक न्यूट्रिशन पूरा लेते हैं हम लोग, खाते हैं, हमारे अंदर उसके टुकड़े होते हैं, वी ब्रेक इट डाउन इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। सो हमारे केस में भी वी आर हेटरोट्रॉफिक। इवन आप वेजिटेरियन हो तब भी आप हेटरोट्रॉफिक हो, बिकॉज यू आर ईटिंग अ प्लांट, प्लांट इज लिविंग, ठीक है। सो यू विल ऑलवेज बी अ हेटरोट्रॉफिक, यू आर नॉट मेकिंग योर ओन फूड, घर में खुद का खाना खुद बना रहे हो तब भी यू आर नॉट ऑटोट्रॉफ, यू नीड सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। सो दिस इज अ चार्ट दैट एक्सप्लेन्स कि जो आपके आर.एच. विटेकर हैं उन्होंने क्या क्या चीजें स्पेसिफिकली मेंशन की हैं फॉर ऑल द 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। क्लियर? चलिए, नाउ the issues and considerations that influence the classification system। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इस बेस पे चल रहा है, बट क्या थे जिनकी वजह से ये क्लासिफिकेशन सिस्टम अस्तित्व में आया?
Earlier classification systems included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, and the angiosperms on the plant. अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ठीक है, mosses की बात करूँ, algae की बात करूँ, ferns, mosses and ferns, one and the same thing, gymnosperm, angiosperm, ये तो होते हैं आपके plants में, ठीक है, thallophyta, bryophyta, pteridophyta, and your जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो ये 5 चीजें तो प्लांट में हैं, बट आप उसके साथ साथ क्या रख रहे हो, आप बैक्टीरिया रख रहे हो, आप बीजीए रख रहे हो, ठीक है, तो ये चीजें प्लांट्स में एक्सेप्टेबल नहीं थी. द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम was that all the organisms included had a cell wall in their cells. फंगस की सेल वॉल है, नो डाउट सेल वॉल है, बट वो सेल वॉल, पहली बात तो क्लोरोफिल नहीं है तो आप प्लांट में कैसे डाल रहे हो, दूसरी बात अगर सेल वॉल के बेसिस पे डाल रहे हो तो भी उसमें तो सेल्यूलोज नहीं है ना, उसमें तो चिटिन है, तो आप कैसे डाल रहे हो, तो इसलिए एक चेंज की जरूरत थी. This placed together groups which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae, which is your cyanobacteria, with other groups which are eukaryotic. अब बैक्टीरिया आपका क्या है, हमें पता है प्रोकैरियोटिक है, उसको भी उठा के प्लांट्स में डाल दिया, ठीक है, साथ में किसको डाल दिया, आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी को, उसको भी डाल दिया, बाकी के जो है वो यूकैरियोट्स हैं तब भी. सो ये बहुत ज्यादा मिसमैच था. Now, it also grouped together the unicellular organisms and the multicellular one. Say, for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. तो यहाँ पे बहुत चेंजेस जो थे वो जरूरी हो रहे थे. अब मतलब ऑर्गेनिज्म हमको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है. जो मेन क्राइटेरिया है उसी में फिट नहीं बैठ रहे हैं, फिर भी वो सेम किंगडम में है, तो ये तो बहुत गलत बात थी. The classification did not differentiate between the heterotrophic group, fungi, and the autotrophic green plants, though they showed a characteristic difference in their cell wall composition. Fungi had chitin in their cell wall, while green plants had cellulosic. जो मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप सेल वॉल की बेसिस पे भी उनको इकट्ठा कर रहे हो तो सेल वॉल का कंपोजिशन भी तो डिफरेंट है. एक का तो चिटिन है आपका, और एक का आपका क्या है, सेल्यूलोज है. आप उन दोनों को इकट्ठा डाल रहे हो, हाउ इज इट इवन पॉसिबल. सो ये चीजें जो थी काफी कंफ्यूजन एक तरीके से क्रिएट कर रही थी. ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल एक दूसरे को बिलोंग नहीं करते वो इकट्ठे आ रहे थे, इसीलिए हमें एक नया बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइस करने की जरूरत थी. नाउ when such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, जिसको हमने नाम क्या दिया, kingdom fungi. तो जब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हमने देख ली तो हमने अपने फंगस को एक अलग किंगडम में प्लेस कर दिया कि भाई तुम्हारा ये किंगडम है, तुम यहाँ खुश रहो. And that kingdom was known as kingdom fungi. All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic were placed under kingdom Protista. मोनेरा बैक्टीरिया हो जाएगा आपका मेजर ऑक्यूपेंट, प्रोकैरियोट. प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर है बट यूकैरियोट है. मोनेरा और प्रोटिस्टा की अगर आप डिफरेंस की बात करोगे, एक ही डिफरेंस है, दोनों यूनिसेल्युलर हैं, बट मोनेरेंस आर प्रोकैरियोटिक एंड योर प्रोटिस्टेंस आर यूकैरियोटिक. ठीक है. किंगडम प्रोटिस्टा, क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, ये earlier placed in algae within plants and both having cell walls. ठीक है. थैलोफाइटा को algae भी कहा जाता है. तो ये जो थैलोफाइटा या algae था उसको उसके अंदर आपके क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला को रख के हमने प्लांट्स में डाल दिया था. अब उनको निकाल के हमने कहाँ डाला, प्रोटिस्टा में. With Paramecium and amoeba which were earlier placed in animal kingdom which lacked cell wall. पैरामीशियम की सेल वॉल है, अमीबा की सेल वॉल है, उनको उठा के हमने कहा पटका हुआ था एनिमल किंगडम में, तो हमने उनको भी बुलाया कि नहीं भाई कम बैक, वील मेक अनदर किंगडम प्रोटिस्टा, आप वहां रहो. ठीक है. It has put together organisms which in earlier classifications were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. अब हमें यहाँ दो बातें समझनी है, फिर से दो बातें. पहली, जो चेंजेस हुए वो इसलिए हुए कि हमारा क्राइटेरिया बदल गया. ठीक है. सेकेंड, ये चेंजेस आगे भी होंगे. तो आज जो हम ये कह रहे हैं ना कि हमने पैरामीशियम और अमीबा को एनिमल किंगडम से उठा के प्रोटिस्टा में डाल दिया, हो सकता है फिर से हम एनिमल किंगडम में डाल दें अगर हमारा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है. ठीक है. क्राइटेरिया के ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस
आते हैं हर सिस्टम में। आज को अगर मैं कोई और क्राइटेरिया लगा दूं, अगर मैं आज अपनी एमबीजी क्लासिफिकेशन दे दूं कोई, ठीक है, अब उसमें आपका क्या क्राइटेरिया यूज कर रही हूं मैं, उसके बेस पे सारे ऑर्गेनिजम्स इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर एज वेल, ऑब्वियसली आने वाले फ्यूचर में भी ये चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे कि आपके फ्यूचर में क्या चीजें हैं जो इसी बेस पे क्राइटेरियन पे चेंज हो सकती हैं, ठीक है। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but it's also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship. तो हमें सिर्फ morphology, physiology या reproduction इन चीजों के अलावा phylogenetic, revolutionary relationship जो है उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा, और हो सकता है आगे आने वाले समय में एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइस हो जो इस पे बात करे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि हमको एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है, व्हाट इज द नीड एंड व्हाई वी नीड सच थिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मेक श्योर इसको तुरंत पढ़ लीजिए एनसीईआरटी से, ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए फॉर वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है। इफ यू हैव एनी ट्रबल्स डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बताइए कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर्स आप और चाह रहे हैं, ताकि हम उनको भी इंक्लूड कर लें अपने चैप्टर्स, रेगुलर चैप्टर्स आने वाली लिस्ट में, ठीक है। सो टिल द टाइम वी मीट अगेन, कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर, थैंक यू।